हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। अभी हमने पिछले पाठ में देखा था, जो दूसरे नंबर का पाठ था, उसमें हमने देखा था कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थी इधर की साइड में, वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे आरंभिक गांव बसे थे। और जो गंगा नदी जा रही है उसके आसपास के क्षेत्र में के पास भी कुछ नगर बसने आरंभ हुए थे। और जो सिंधु घाटी नदी है, जो सिंधु घाटी है, यानी कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सिंधु घाटी। तो ये जो सिंधु घाटी है इसके आसपास जो है बहुत अधिक नगर मिलने के अवशेष मिले हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे कि सिंधु नदी घाटी के आसपास कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं। और हम यह भी जानेंगे जो पुराने स्थल होते हैं उनको सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। तो ये हेडिंग आई है पुराने भवन का संरक्षण। अब हम खुद ही सोच सकते हैं कि जो पुराने भवन हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल है या दिल्ली का लाल किला है, इन सभी को सुरक्षित करना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह हमें आय भी देता है और टैक्स के रूप में सरकार की और लोगों की मदद भी करता है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। चलिए अब हम इसकी हेडिंगों पर ध्यान देते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिसको बच्चे क्या कहते थे, बूढ़ा घर कहा जाता था। ठीक है, कहा करते थे वह लोग, वो बच्चे। तो उनमें से जो लोग थे वह इस खंडर जो था इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ियों पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इन पुराने खंडरों से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन सबसे लास्ट में देखेंगे। उससे पहले एक हम हड़प्पा की कहानी, ये हड़प्पा की कहानी, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। इन्होंने कहा है, जो हड़प्पा की कहानी की शुरुआत करी है, इन्होंने बोला है, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं वह अपनी कहानी खुद बताती हैं। ठीक है, अब लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर जो थे वो अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल उनको मिला था, जो कि आधुनिक किस में है, पाकिस्तान में है। तो उन्होंने वह सोचने लगे कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें हमें मिल सकती हैं। तो उन्होंने क्या करा, यह सोचकर कि यहाँ से हमें अच्छी ईंटें मिल जाएंगी, उन्होंने वहाँ से हज़ारों ईंटें उखाड़ ली और उन्होंने जो अच्छे तरीके से रेलवे लाइन को बिछा दिया। ठीक है, इनमें से जो कई इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि जो वहाँ के इंजीनियर थे उन्होंने उस जो खंडर था उसकी बहुत ही जो सारी ईंटें थी, क्योंकि ये सब ज़मीन के नीचे था, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ की संरचना है या ये क्या बना हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि यह एक खंडर है जिससे हमें अच्छी ईंटें प्राप्त होंगी। तो उन्होंने उन ईंटों को प्राप्त करने के लिए उस खंडर को नष्ट कर दिया और उन ईंटों से रेलवे लाइन बिछा दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि आज से मतलब आज 2023 चल रहा है, तो आज से करीबन 70 या 80 साल पहले जो सबसे पहले पुरातत्वविदों ने क्या करा था, इस स्थल को ढूंढा और इसका पता लगाया। उन्होंने यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो ये उपमहाद्वीप था जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो हिस्सा है सारा, ये एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पुराना शहर मिला है वह है हड़प्पा। ठीक है,
तो चूँकि यह नगर जो है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद में इस तरीके के कई पुरास्थल जो हैं और जो इमारतें हैं वह मिली। ठीक है। और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थीं उनको कहा कि यह लगभग 4700 साल पहले की हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो इतने साल पहले हुआ होगा। जब धीरे धीरे वहाँ पर खुदाई करी, यानी कि 1921 की हम बात कर सकते हैं या उसके 22 की बात, उस समय पे जब इसकी खुदाई हुई, जो धीरे धीरे यहाँ पर स्थान मिले, उन सभी को जो इमारतें मिली या फिर जो पूरा स्थल मिले, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया। फिर धीरे धीरे इन जो नगरों की खोज हुई, इन इमारतों की खोज हुई, तो धीरे धीरे यह पता चला कि इन शहरों का जो निर्माण हुआ है वह 4700 वर्ष पहले हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि प्राह, एक क्वेश्चन आया है कि प्राह है पुरानी जो इमारतें हैं इनको तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब आप खुद ही सोचिए, अगर ताजमहल को तोड़ करके या फिर दिल्ली के लाल किलों को तोड़ करके उसकी जगह पर कोई नई इमारत बना दी होती, तो क्या उनके जो आज महत्व है वह उस इमारत का होता? ऐसा नहीं है। इन इमारतों को सुरक्षित करके सरकार इनसे अपना कर वसूलती है, क्योंकि जब हम किसी भी इस इमारत में प्रवेश करेंगे तो हम, जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा या जो स्वदेशी है, वह जब इन इमारतों में प्रवेश करेगा तो उसको क्या देना होगा? कर। कर जो है सरकार के हाथ में जाएगा और जिससे वो सरकार उस कर को प्राप्त करके लोगों के कल्याण में उस पैसे को लगा देती है। तो इसके लिए हमारी दृष्टि से तो जो ऐसी इमारतें होती हैं उनको सुरक्षित करना ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अब इधर एक छोटी सी बात कही गई है, देखते हैं हम ये क्या कहा गया है। अब ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तो देखिए, ये है भारत। ठीक है, और भारत के पास है यह इधर पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान और ये है भारत। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इस स्थान पर ये हड़प्पा की जो सभ्यता है इसके बारे में जानकारी मिली है। तो यह जो मुख्य जानकारी मिली है यह कुछ ही क्षेत्रों में मिली है, जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांतों में, और जो भारत देश है उसके गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी प्रांतों में, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों ने को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे कि क्या वस्तुएं मिली हैं? जब उन्होंने खुदाई करी इन स्थानों की, जब इन स्थानों की उन्होंने खुदाई करी है तो उनको बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं मिली हैं। जैसे कि क्या मिला है उन्हें? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन होगा, मान लीजिए ये एक कलश है या इसको मटका कह सकते हैं हम, यह कलश है, तो इस पर यहाँ पर कोई चित्रकारी मिली है, वो काले रंग से बनी हुई मिली है। और पत्थर के बाट होते थे, मोहरे होती थी, मनके होते थे, तांबे के उपकरण होते थे और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, इन सभी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब हम इधर देखते हैं कि जो इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अभी हमने इधर भी तो देखा है कि यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जो कि काले रंग के थे और जिन पर लाल रंग के बर्तन हैं जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। और पत्थर के मन के बने मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, तांबे के जो उपकरण मिले हैं और पत्थरों के बने कोई अनेक उपकरण मिले हैं। तो इन चीज़ों से ही हम पता कर सकते हैं कि इन नगर जो हैं इनकी बहुत ही बड़ी विशेषता रही होगी। तो इन नगरों के बारे में हम और अधिक जानते हैं। अब इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो कई नगर थे उनको एक से अधिक हिस्सों में 2 या 2 से अधिक हिस्सों में इनको विभाजित किया गया था। तो इसी विभाजन के आधार पर हम देखेंगे कि कुछ जो भाग था वो पश्चिम भाग होता था, जो कि छोटा था और वह ऊंचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा होता था, जो कि निचले हिस्से पर बना होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो
ऊंचा हिस्सा होता था वह छोटे हिस्से में बना होता था, और जो ये बड़ा हिस्सा है और यह निचाई पे है तो यहाँ पर बड़े हिस्से में यह बने हुए थे। यानी कि निचला इलाका जो था वो बड़ा था और जो ऊंचा इलाका था वो छोटा भाग था। यह पश्चिम में था और यह पूरब में था। ठीक है, अब जो है इनको दिया गया है, इनका जो नाम है इसको कहा गया, जो ऊंचे स्थान पर जो भाग मिला है पुरातत्वविदों ने इनका नाम दिया है नगर दुर्ग। इसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और जो निचला हिस्सा होता था उसको निचला नगर कहा गया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और देखेंगे। जो दोनों हिस्से हैं, ये ऊंचा वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको इसकी जो चार दीवारियों की, जो पक्की ईंटों से इसकी चार दीवारी की गई थी। इनकी जो ईंट है इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हज़ारों साल बाद, यानी कि हम सोच सकते हैं कि 4000 साल पहले की बात है ये, ईसा पूर्व की, और वह ईंटें आज भी इतनी सुरक्षित हैं कि लोग उनका उपयोग आज भी अपने मकान बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम सोच सकते हैं कि वो जो ईंटें हैं वो कितनी अच्छी पकी रही होंगी। हज़ारों साल भी बाद भी आज उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की गिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। ठीक है, अब देखिए कुछ नगर, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ जो नगर हैं उनको नगर जो दुर्ग हैं, नगर दुर्ग नाम दिया गया था, जो कि ऊंचे स्थान पर बने हुए थे। ठीक है, जो ऊंचे स्थान पर बने हुए थे उनको नगर दुर्ग के नाम से जाना गया है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि यह जो है खास, इसमें जो है कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर क्या कह रहे हैं, जो मोहन जोदाड़ो है उसमें खास तालाब बनाए गए थे जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगृह कहा है। यानी कि महान स्नानगृह मतलब होता है नहाने का एक वह स्थान जो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और जो प्लास्टर है उसका इस्तेमाल किया गया था, और पानी का जो रिसाव है उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊंचे चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मतलब कि जब यह यहाँ पर है, इस मैप में देखिए, यह है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में एक महान स्नान गृह मिला है जिसमें लोगों ने किस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करा था, ईंटों का और प्लास्टरों का। ठीक है, और इसको अच्छी और मजबूती देने के लिए, यानी कि पानी को रोकने के लिए, इन्होंने प्लास्टर के ऊपर क्या करा है, चारकोल की परत को चढ़ाया है। ठीक है, इसी सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। मतलब कि मान लीजिए यह एक तालाब है तो इसमें इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी कि इतना बड़ा स्नान गृह था ये, घर था कि लोग इसमें इसके आसपास कमरे भी बने हुए थे। इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग में स्विमिंग पूल का यूज़ होता है, उसी तरीके से ये उस ज़माने के स्विमिंग पूल ही इनको कहा जा सकता है। शायद यह जो विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। इन्होंने कहा है कि शायद जो वहाँ के विशिष्ट नागरिक थे वह विशेष अवसरों पर यहाँ पर स्नान करने आया करते होंगे या करते होंगे। जैसे कि हम हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन अधिकांश लोग जो है गंगा के किनारे जाकर गंगा में स्नान करते हैं। उसी तरीके से शायद इनके पास भी कोई मान्यता रही होगी। अब आगे देखते हैं हम, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। हम मोहनजोदाड़ो में क्या मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में मिला है महान स्नान गृह, लेकिन कालीबंगा और जो लोथल स्थान है वहाँ पर मिले हैं अग्निकुंड। अभी हम पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इस मैप में इसके बारे में और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। देख, अभी हमने एक उदाहरण लिया किसका, गंगा नदी का। गंगा नदी के आसपास लोग क्या करते थे, स्नान करने जाते हैं, और उनमें एक मान्यता है जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या कोई अपनी किसी अच्छे कार्य के लिए भी
अग्निकुंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो हवन कराने के लिए अग्निकुंड का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद यहाँ पर भी यज्ञ कराने के लिए इन अग्निकुंडों का इस्तेमाल किया जाता होगा। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल वाले स्थान पर। अब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। देखिए अब ये जो ये जो चित्र है यह है मोहनजोदाड़ो के महान स्नान गृह का। आप इसके आसपास देख रखे हैं, यहाँ छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। ये देखिए जो अब फ़िलहाल में तो टूटे हुए हैं, अब अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। और यहाँ पर उतरने के लिए देखिए सीढ़ियाँ भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर पानी भरने के लिए यहाँ पर कुछ कुएँ बनाए गए हैं, जिनका उपयोग इसमें डालने के लिए किया जाता था। और रिसाव के लिए इस पर क्या गया है, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत को चढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए हम पहले देख लेते हैं कालीबंगा और लोथल कहाँ पर हैं। ये देखिए सिंधु नदी के इस क्षेत्र में है ये हड़प्पा, यह है मोहनजोदाड़ो और यह है धोलावीरा, यहाँ है कालीबंगा और यह है लोथल स्थान, ठीक है। अब हमने इनके बारे में देख लिया है। और यह कहाँ है? अरब सागर के किनारे हैं। और इस स्थान पर है गुजरात, यानी कि ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान वाला हो गया, और ऊपर है यहाँ पर पंजाब, और ये है इधर पाकिस्तान। वो ऊपर हमने अभी पढ़ा था ना कि पाकिस्तान और भारत में इसका मिला जुला क्षेत्र मिला है, तो ये वही क्षेत्र है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम भवन, नाले और सड़कें। जैसा कि हम अपने आधुनिक जीवन में भी देखते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं उनको जब वो बड़ी ही जगह में बनेंगे तो उनको भवन बोला जाएगा। और जो जैसे हमारे घर के पास से एक छोटी नाली जाती है और एक बड़ी नाली में वह जाके मिल जाती है तो उसको नाले बोलते हैं। और सड़कें जो होती हैं जिनको हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह सड़क होती है। तो ये जो नगर थे इनमें कैसे घर बने हुए थे अब हम ये देखेंगे, और पानी की व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। कैसे होते थे? 1 मंजिल और उसके ऊपर दूसरी मंजिल होती थी। और इसके जो आंगन होता था, इसके आंगन के जो चारों ओर क्या था, कमरे बने हुए होते थे। और अधिकांश जो घर हैं उनके अंदर एक स्नान घर भी होता था। और कुछ घरों में क्या मिले हैं, कुएं भी इनके साथ मिले हैं। तो ये जो नगर थे इनके जो नाले थे वह ढके हुए थे, ठीक है। जैसे कि आज भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि जो शहरों में जो पानी की निकासी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होती है। शायद हो सकता है कि जो हमारी ये नगर पानी निकासी की विधि है ये हड़प्पा सभ्यता से भी हमने समझी हो, क्योंकि यह बिल्कुल उसी के आधार पर हमने अपनाई है, ठीक है। अब देखिए ये जो पाइपलाइन होती थी इनको सीधी लाइन में बनाया जाता था, ताकि जो हर घर से जो पानी निकलता था उसके बाहर एक तिरछी हल्की सी जो ढलान वाली नाली बनाई जाती थी, ठीक है। और उसका जो पानी था वह बड़ी आसानी से बह सकता था। अक्सर घरों की जो नालियाँ होती थी वह सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। जो घर की नालियाँ होती थी, हम अब भी तो देख सकते हैं हमारे घर का पानी कहाँ जाता है, बाहर की नालियों में, फिर वह आगे जा कर के क्या बन जाता है, एक बड़े नाले में मिल जाता है। तो ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में होता था, जो कि एक देखिए हमने पढ़ा भी, जो कि एक बड़े नालों में मिल जाता था। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे और इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जाती थी। घर, नाले और जो सड़क होता था उनका निर्माण जो होता था वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, क्योंकि जब सड़क बनेगी तो हम यह भी देखेंगे कि जब बारिश होगी या किसी भी घर से पानी निकलेगा तो वो सड़क पर ना भरे, बल्कि इस तरीके की नाली बनाई जाए ताकि वो बह के पानी अच्छे से नालों में रिसाव उनका हो जाए, ठीक है। अब देखिए अब हम वर्णन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर वर्णित घरों और जो पिछले अध्याय में हमने घर के बारे में अध्ययन करा था वो किस तरीके से इनमें अंतर है। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी चीज़ होती थी वह जो घर थे, वह घर जो वो थे
सिंधु घाटी सभ्यता थी, गिरधर पहाड़ियाँ थी, गंगा घाटी थी और नर्मदा नदी थी। इन सब के पास क्या करते थे वो लोग, गुफाओं में अधिक जो नर्मदा नदी है उसके पास तो वे गुफाओं में रहते थे। ठीक है, भीम बेटी का हमने उदाहरण लिया था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु घाटी है, उसमें लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके अच्छे से रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। जबकि जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है उसमें घास फूस के मकानों को बना लिया गया था। ठीक है, वह कच्चे मकान होते थे और ये पक्के मकान हैं। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। इनके कुछ हम देखते हैं 3-4 अंतरों को। तो देखिए, जो पुराने घर थे, जो पिछले अध्याय में पढ़े पुराने, और जो ये सिंधु घाटी के घर हैं, इनमें बहुत कई सारी भिन्नताएं थी। जो पुराने घर थे उनमें पानी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता था, नदियों से प्राप्त होता। और जो ये इस वाले चैप्टर में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, इनकी पानी की निकासी बहुत अच्छी थी, पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करी हुई थी। और जो भंडार गृह हैं वो भी इसके अंदर मिले हैं, स्नान घर भी मिले हैं, जो कि सभी चीज़ें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, और जो पिछले अध्याय में देखा था कि लोग पानी के लिए झरनों पर या नदियों के किनारे या तालाब के आसपास रहना पसंद करते थे, क्योंकि वह उनकी आवश्यकता के अनुसार होता था। अब हम देखते हैं नगरीय जीवन। जो नगरीय जीवन था, क्योंकि नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन में बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है, तो अब हम इसको देखेंगे। नगर हड़प्पा के जो नगर हैं वे उनमें बड़ी हलचल हुआ करती होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए होते होंगे। क्योंकि ये जो आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ईंटों को व्यवस्थित किया गया है। और इन्हें देखिए, ये ईंटें, नाली की व्यवस्था कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये यहाँ बड़ी नाली में जाके मिल रहे हैं। और ये देखिए मेन हॉल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मेन हॉल। इसमें ये पानी की व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से होती थी कि ये घर हैं, इनसे एक छोटी नाली ये बह रही है और ये आगे जाके इस वाले नाले में मिल जाती थी। ठीक है, और जो लोग थे वो इमारत बनाने का काम करते थे। अब देखिए इमारत कितनी अच्छी ईंटों से बनी हुई है, जो आज भी इतने सालों बाद भी ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के जो शासक होते थे उन्होंने ही शायद इनको बनवाया होगा। और यहाँ ये जो शासक थे ये लोगों को कहाँ बहुत दूर भेजा करते होंगे, जहाँ से ये धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद हो सकता है कि जो शासक हैं वो लोग खूबसूरत मनकों और सोना चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों की लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद वे अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। लिपक कौन होता है? जो लिपक होता है वह मोहरों पर या अन्य तरीके से वह लिखता है, जो कि बच नहीं पाई हैं। आज के ज़माने में वह नहीं बच पाई हैं, क्योंकि इतने समय बाद प्राकृतिक रूप से वह नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा जो नगर हैं उनमें शिल्पकार जो थे वह स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी कि जो शिल्पकार थे वह स्त्री और पुरुष दोनों ही रहा करते थे। और अपने घरों या अन्य उद्योग स्थलों पर वह तरह तरह की चीज़ों को बनाते थे। कौन? स्त्री और पुरुष। ठीक है, लोग जो लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुओं को मंगवा लेते थे, और साथ ही जो भी सुदूर देशों से सुदूर जो देश होते थे उनके कहानी किस्से भी साथ में लाया करते थे। और मिट्टी से बने खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं, जिनसे बच्चे खेला करते होंगे। वह यह रहे, उदाहरण के रूप में ये रहे मन के होते हैं। ये है एक सिक्का जो उस ज़माने का मिला है। इस पर एक मोहर है, ये इस पर अनेक तरीके की ये लिपि लिखी हुई है, जिनको आज तक पढ़ने में सफलता हमें नहीं मिली है। ठीक है, ये देखिए मोहनजोदड़ो की जो पानी की व्यवस्था है वह ये घर में मिला एक कुआं। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया है कि ये मोहर है, जिसके ऊपर चिन्ह एक खास लिपि लिखी हुई है, जिसको पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। और यह सभी चीज़ें हमारे उपमहाद्वीप से हमें प्राप्त हुई हैं। ये जो हमारा उपमहाद्वीप है इस स्थान पर ये प्राप्त हुई हैं। नगर और नए शिल्प। नगर और जो नए शिल्प हैं, आइए अब कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों जो हैं उन्होंने वह चीज़ें भी मिली हैं जो अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे
और सोना चांदी धातु से बने होते थे। कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि सभी चीज़ें बनाई जाती थी और सोने और चांदी से गहने और बर्तन दोनों ही चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ पर जो मिली वस्तुएं हैं वह सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक मिले हैं। ठीक है, ये होते हैं आभूषण जो उस ज़माने में लोग पहना करते थे और यह कई धातुओं का मिश्रण थे। देखिए, हम इन बाट को देख सकते हैं, यह हैं बाट। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पत्थरों की मोहरें बनवाते थे और यह किस टाइप की होती थी, यह होती थी आयतकार की। ठीक है, जिनको भी हमने ऊपर देखा है। और सामान्य जानवरों के चित्र मिले हैं। अभी हमने एक ऊपर मोहर देखी थी, अभी हम देखते हैं। देखिए, यह है वो मोहर जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसमें आप देखिए यह एक लिपि लिखी हुई है। ठीक है, एक भाषा लिखी हुई है और जानवरों के चित्र भी मिले हैं। ठीक, और यह आयतकार की होती है। जो हड़प्पा सभ्यता मिली है उसमें काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यानी कि जैसे कि मटका अभी हमने उदाहरण में देखा था ऊपर, यह एक मटका है। ठीक है, यह लाल रंग का बना हुआ है और इस पर काले कलर का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ है? जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, इधर की साइड में, ये इधर भारत है और इधर की साइड में ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 8000 साल पहले जो गांव हैं उनके आरंभ हुआ था, गांव बसने आरंभ हुए थे और गेहूँ और जौ जैसी फसलों की उपज शुरू हुई थी। तो उसी के कुछ 100-1000 साल बाद क्या हुआ है, एक कपास की खेती होनी आरंभ हो गई थी। और मोहनजोदाड़ो से जो कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं उनमें क्या है, एक चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की जो वस्तुएं होते हैं वह चिपकी हुई मिली हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है जो उस जमाने के लोग थे वह कपड़े का भी प्रयोग करते थे। अब आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है उस पर कितने सुंदर नक्काशी की गई है या कितने अच्छे से इसको तराशा गया है। तो यह एक कपड़े का अवशेष की तरह ही हम इसको देखेंगे। उस ज़माने में हमें जो पक्की मिट्टी है उसकी और जो फैंस है उससे बनी तकिए और सूत जैसी कताई के संकेत मिलते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं हम जो अधिकांश वस्तुएं होती थी उनका निर्माण कौन करता था? विशेषज्ञ करते थे। जैसे कि कोई भी, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कोई खोज करनी है या कुछ, जैसे कि हमने उदाहरण देखा है कि जो उदाहरण था इसमें मिस्र में क्या है, मिस्र देश में जो है मम्मीज़ मिली हैं। ठीक है, उन मम्मीज़ में क्या होता है कि उनको एक ऐसे ख़ास उपकरण से या किसी ऐसे लिक्विड से उनको लपेटा गया है कि उनकी बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। तो यह किसी विशेषज्ञ का काम हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आम व्यक्ति इस कार्य को कर दे। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है ऊपर, जो हमने अभी तक देखा है सिंधु सभ्यता में, तो हड़प्पा की सभ्यता में देखा है, इसका अधिकांश निर्माण किसने करा है? विशेषज्ञों ने करा है। तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं? अब आपको हमारे सभी के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि विशेषज्ञ होते कौन हैं? तो विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाते हैं या उसका खास प्रशिक्षण लेते हैं। या जैसे कि कुम्हार है, ठीक है, बचपन से तो कोई भी कुम्हार पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको जब चाक पर बर्तन बनाने सिखाते हैं, ठीक है, तो वह धीरे धीरे उस कला में माहिर हो जाता है और वह उसका विशेषज्ञ बन जाता है। ठीक है, और जो हम के उदाहरण लेते हैं जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकरी करना, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें विशेषज्ञ द्वारा करी जाती थी। अब कितने आकर्षक ढंग से बनाए गए और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है।
यह जो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि आकर्षक वस्त्र पहने गए थे या उनकी दाढ़ी मूछ कितने अच्छे से दर्शाई गई है, वह इस मूर्ति की बात हो रही है। यानी विशेषज्ञों ने इसको कितने अच्छे तरीके से निर्माण कहा है। देखिए आप इसकी दाढ़ी भी देख सकते हैं, ठीक है, इसकी मूछें भी देख सकते हैं, इसके कपड़े भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि इसकी आँखों को, नाकों को कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यह भी एक विशेषज्ञ का काम ही हो सकता है, यह कोई भी आम आदमी इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या यह जो विशेषज्ञ होते थे यह खाली केवल पुरुष होते थे या महिलाएं होती थी, या फिर हो सकता है दोनों ही हो सकते हो, क्योंकि यह हम अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पक्का तो किसी को भी नहीं पता, खोज के आधार पर मिला है, तो इसमें हो सकता है कि पुरुष भी हों और महिलाएं भी हों। अब देखिए एक खिलौना मिला है, इसको नाम दिया गया है फेयंस। ठीक है, फेयंस यह क्या था, ये पत्थर और जो शंख होते हैं, जो पत्थर और जो प्राकृतिक शंख होते हैं वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस होते हैं इनको कृत्रिम रूप से यानी कि अपने हाथों से निर्माण किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया जाता है। जो चीज़ें प्राकृतिक होती हैं उसको प्राकृतिक तौर पे देखा जाता है, लेकिन जो ह्यूमन मेड होती हैं, मैन मेड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यह किसकी बनी होती थी, यह बनी हुई होती थी बालू की और स्टफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके बनी होती थी। ठीक है, किससे बनी होती थी, बालू से, और जो स्टफिक पत्थर होता है उसके चूर्ण को गोंद में मिला करके इसको जो वस्तुएं हैं उनको बनाया जाता था। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चमकीली परत चढ़ाई जाती थी। कैसी चमकीली परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग पर क्या होता था, हल्के नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। ठीक है, फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन इत्यादि मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल को होता है, कच्चा माल क्या होता है, जैसे कुम्हार के लिए मिट्टी उसका कच्चा माल है। ठीक है, एक वास्तुकार के लिए उसका जो पर्याप्त सामान है वह उसके लिए कच्चा माल है। तो आइए हम इसकी अब डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कुम्हार की मिट्टी, ठीक है, या फिर जो किसान हैं या पशुपालन है उनका जो उत्पादन करते हैं, जैसे कि दूध है, एक हलवाई के लिए जो दूध है वह उसका कच्चा माल है, लेकिन वह वो हलवाई उस दूध को पनीर बना देता है बेचने के लिए, या फिर उस दूध से मिठाइयाँ बना देता है, तो वह क्या हो गया, उसका पक्का माल हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ या फिर धातुओं के जो अयस्क होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे, और जो कच्चे माल होता था उसको भी उसी तरफ चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, मिसाल क्या दिए हैं इन्होंने कि जो किसान है उसके पास जो कपास है वह क्या है, उसका कच्चा माल है, जिसके बाद में उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबे, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो हैं उनको वह दूर दूर से मंगवाया जाता था। ठीक है, देखिए हड़प्पा के लोग जो है तांबे को कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान से मंगवाते थे, और जो पश्चिम एशिया है जैसे कि देश हैं ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब तांबा जो है वो दो जगह से मंगाया जाता था, एक तो पश्चिम एशिया देश के ओमान देश से, ठीक है, और एक राजस्थान राज्य से। ठीक है, और जो कांसा है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु यानी कि टिन, जो इसका टिन का जो आयात किया जाता था वह आधुनिक जो ईरान है और अफ़गानिस्तान से किया जाता था, और जो सोने का आयात किया जाता था वो करा जाता था आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो 4 पॉइंट हमारे सामने आए हैं। पहला, तांबा जो है वो 2 स्थानों से मंगाया जाता था। तांबा जो है 2 स्थानों से मंगाया जाता था, किससे, राजस्थान से और पश्चिम एशिया के देश ओमान से। और जो कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ
तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? टिन को। जो टिन है उसका आयात जो है वह कहाँ से करा जाता था? ईरान से और अफ़गानिस्तान से। और सोने का आयात किया जाता था कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था गुजरात से और ईरान से। ठीक है, अब हम देखते हैं नगरों में जो रहने वाले लोग हैं उनके भोजन के लिए उनकी जो व्यवस्था होती थी वह कहाँ से होती थी? ठीक है, लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। ठीक है, जो लोग हैं जैसे कि हम आधुनिक जीवन में भी देख सकते हैं, कुछ लोग तो गाँवों में रहते हैं और कुछ लोग शहरों में रहते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में। उसी तरीके से उस ज़माने में भी इसी तरीके की व्यवस्था होती थी। तो जो लोग हैं वो लोग गाँवों में, नगरों के अलावा कहाँ रहते थे? गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे और किसान जो है वो चरवाहे की शहरों में रहने वाले जो शासक हैं, लेखक हैं या दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। साथ के साथ क्या मिले हैं? पौधों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। जो ऐसे कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को भी उत्पादित किया करते थे। और ज़मीन की जो जुताई होती ये तो सामान्य सी बात है, जब हम खेती करेंगे तो उसके लिए क्या है? जुताई के लिए क्या चाहिएगा? हल चाहिएगा। तो जो हल है उसका भी उपयोग किया जाता था, उसके भी अवशेष मिले हैं। हड़प्पा काल से मतलब लकड़ी के जो हैं कुछ जो अवशेष हैं उस ज़माने से अब तक तो नहीं मिल पाए हैं क्योंकि वह लकड़ी के बने हुए होते थे और प्राकृतिक रूप से जो लकड़ी है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती है। ठीक है, तो वह समय के अनुसार वह नष्ट हो गई। लेकिन जो है पक्की मिट्टी से, मिट्टी का जो एक खिलौना है उसको ईंट में ईंट की जैसे ईंट बनती है कच्ची मिट्टी को आग में तपा करके, उसी तरीके से खिलौना बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही बना गया था। तो एक केवल ये ऐसे कुछ खिलौनों के अवशेष मिले हैं हल्के, जो हल्के आकार के होते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग जो है कुछ तरीके अपनाते थे। ठीक है, पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यानी कि जो पानी है उसको एक जगह इकट्ठा करा जाता होगा और बाद में उसका प्रयोग खेती के लिए या सिंचाई के लिए किया जाता होगा। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है वो क्या क्या पालते थे अब हम देखेंगे। वह गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे मोहरों में मवेशियों के झुंडों को भी चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना होता था और बेर जैसी फलों को भी इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ा करते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी उस समय पर किया जाता था। अब एक जो गुजरात है, हमने बताया था कि जो ये भारत है इसके इस क्षेत्र में हड़प्पा जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं। तो इस स्थान पर है गुजरात। ठीक है, तो ये अब हम गुजरात के जो हड़प्पा कालीन नगर हैं उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कच्छ के इलाके में खदिर वेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। ठीक है, कहाँ बसा हुआ था? खदिर वेत के किनारे। ठीक है, यहाँ पर साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ होती थी। लोग हमने भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो लोग हैं वह कहाँ रहना पसंद करते थे? जहाँ पर उन्हें पानी मिले साफ़ और ज़मीन भी उपजाऊ मिले, लोग वहीं रहना अधिक पसंद करते थे। और हड़प्पा के लोग कई नगरों जो हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, वहीं हमने देखा था कि जो ऊंचा क्षेत्र होता था और एक नीचे क्षेत्र पर बसे हुए थे, पिछले चैप्टर में देखा था हमने। ठीक है, उसी तरीके से जो ये है धोलावीरा, इसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों तरफ क्या था? ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी और जो कि पत्थर होते थे उनकी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी हुआ करता था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते होंगे। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि की भी बड़े बड़े अक्षरों जैसे कि पत्थर होते हैं उनके अवशेष भी मिले हैं। और जो साथ ही क्या मिला है? जो एक अभिलेख मिला हुआ है। यह अभिलेख एक लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के एक बहुत बड़े
अवशेषों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो है एक छोटी छोटी मोहरें ही मिलती थी। तो ये एक अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात की जो खंबात की जो खाड़ी है, उससे मिलने वाली साबरमती के किनारे एक उपनदी है। ठीक है, जैसे ये साबरमती नदी है, इसके पास एक उपनदी होगी इसकी, तो इसके किनारे पर जो है बसा एक लोथल शहर मिला है। और वहाँ पर क्या मिले हैं, कीमती पत्थर मिले हैं, जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जैसे कि पत्थर, शंख और धातुएं। इनसे कई चीज़ों को एक महत्वपूर्ण यह केंद्र माना गया था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। कहाँ पर, लोथल में क्या मिला है, एक भंडार गृह मिला है। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, स्नान गृह मिला था। इस भंडार गृह में से कई मोहरें और मोहरबंदी मिली हैं, ठीक है, जो कि गीली मिट्टी से बनने की छाप होती थी। अब देखिए लोथल का जो बंदरगाह है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रोकी जाती होंगी और संभवतः यहां पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। ठीक है, बंदरगाह इसीलिए तो यूज़ करे जाते थे। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाए जाते थे और मनकों का काम भी वहाँ पर किया जाता होगा, क्योंकि वहाँ पर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं और मनके जो हैं उनके भी अवशेष मिले हैं। अब देखते हैं हम मोहरबंदी क्या होती है। मोहरों का उपयोग सामान्य रूप से उन्हें उन डिब्बों या जो थैले होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। जैसे कि एक जगह से दूसरे स्थान पर हम किसी सामान को भेजते हैं तो उन पर एक गीली मिट्टी का लेप किया जाता था, और जैसे ये जो मोहर है इसको इस पर छापा जाता था। तो जो लोग इस सामान को प्राप्त करते थे, वह अगर यह सील जो है टूटी हुई है तो उससे समझ जाते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अन्यथा अगर वह साबुत जैसे भी मतलब साबुत मिली है तो उससे लोग समझ जाते थे कि वह उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, जो सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। अब देखते हैं हम 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखक मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल आयात करना भी कम हो गया और मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। जल निकासी प्रणाली जो है वह नष्ट होने लगी और जो सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाने जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई, कुछ लोग कहते हैं कि नदियाँ सूख गईं, कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा क्या हुआ, मवेशी जो थे वे बड़े बड़े झुंडों में से चारागाह और घास वाले मैदान ही समाप्त हो गए। जो घास वाले मैदान थे वह समाप्त हो गए और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। कई कारण हो सकते हैं, स्पष्ट हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये नगरों का जो अंत है वो कैसे हुआ था। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो शासक हैं उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, या फिर कुछ भी हम अनहोनी कह सकते हैं, लेकिन एक ही कथन को हम नहीं कह सकते कि हाँ बाढ़ आई होगी तो इसलिए लोग यहाँ से चले गए या ये चीज़ समाप्त हो गई। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिंधु और जो पंजाब की जो बस्तियाँ हैं वह उजड़ गईं और लोग यहाँ पर कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्ती बसाने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब एक अन्यंत्र देखते हैं, मिस्र, यह है भारत। ठीक है, और इधर है अफ्रीका। ये अफ्रीका, यहाँ पर इस जगह पर मिस्र देश है। ठीक है, इस जगह पर हम जब वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलेगा या मालूम होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एटलस में मिस्र को ढूंढे। अभी हमने बताया मिस्र कहाँ पर है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। ठीक है, शासक लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने जैसे सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और
हीरे जवाहरात लाने के लिए एक अपनी जो सेनाएं हैं वह दूर दूर भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनके जो है शवों को इस जगह पर दफनाया जाता था, यानी कि दफनाकर इनको सुरक्षित किया जाता था। इन सबों को मम्मी कहा जाता था। अभी हमने ऊपर एक विशेषज्ञों का जब हम पॉइंट पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बताया था मम्मी, ठीक है। मम्मी को जो मनुष्य के जो शव हैं उनको एक सुरक्षित लेप से लगा करके उसको पिरामिड के अंदर इनके अंदर दफना दिया जाता था, ठीक है। उसके अलावा कई चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, वस्तुएं, हथियार, जानवर इत्यादि को भी शामिल किया जाता था। और कभी कभी जो शव हैं उनके पास सेवक और सेविकाएं जो होती थी उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के जो इतिहास में जो शवों को दफनाने की जो परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे अधिक धन दौलत को खर्च किया गया था। अभी देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उपयोगी जो शब्द हैं उनको तो हमने अच्छे से अब देखेंगे। नगर, जो नगर होते हैं वह गाँवों से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वह लेखक और जो दस्तकार होते हैं ये सब लोग रहते हैं। नगर दुर्ग जो होता है वह नगर में जो एक बड़ा किला होता है उसको नगर दुर्ग कहा जाता है। शासक कौन होता है? जो प्रजा के ऊपर शासक करता है। लीपक होते हैं जो लिपियाँ होती हैं उनके बारे में लिखते हैं। मोहर होती है किसी भी देश या राज्य में प्रयोग की जाने वाले वस्तुओं को लेन देन में जो मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। शिल्पकार होते हैं जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं। धातु प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। विशेषज्ञ वह होता है जो किसी भी वस्तु का परीक्षण के द्वारा या फिर उसके बारे में अधिक जानकारी रखता है। कच्चा माल जैसे कि कपास बनाने के लिए किसान के पास जो कपास है वह क्या है? उसका कच्चा माल है। और हल जो है खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई का मतलब है पानी से होने वाली सिंचाई को। अब देखिए तांबा कहाँ से मंगाया जाता है, हम देखिए इनको देखें। पुरातत्वविदों ने को कैसे ज्ञात हुआ कि जो हड़प्पा के दौरान कपड़ों का उपयोग हुआ है? कैसे पता चला? वहाँ पर जो मूर्ति मिली थी उसमें हमने साफ साफ देखा था कि उसकी दाढ़ी मूछें मिली हुई और साथ ही उसने एक कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है, वस्त्र पहना हुआ था। उससे हमें यह अवशेष मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तांबा कहाँ से मिला था? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टिन जो है वह इससे अफ़गानिस्तान से मिला था। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाए जाते थे, ठीक है। अब ये आगे हम इसके तिथियों के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए मेहरगढ़ में जो कपास की जो खेती है वह लगभग कब शुरू हुई थी? वह आरंभ हुई थी 7000 साल पहले। और नगरों का जो आरंभ हुआ है वह हुआ है 4700 साल पहले, ठीक है, सिंधु घाटी के आसपास। और जो हड़प्पा के जो नगर हैं उनका अंत की शुरुआत हुई थी 4900 साल पहले। जो अन्य नगरों का विकास हुआ है वह हुआ है 2500 साल पहले, यानी कि गंगानगर का जो विकास हुआ है वह इसी दौरान हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।